हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जिया एक बहुत ही सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की थी। साथ ही वो घर के हर काम काज में निपुण थी। परिवार में उसकी माँ रिंकी और पिता ब्रिजेश रहते थे। जिया को महंगी चीजों का बहुत ही ज्यादा शौक था, लेकिन उसके घर की हालत ऐसी नहीं थी कि वो अपने शौक पूरे कर सके। ऐसे ही एक दिन वो अपने कॉलेज जाती है, जहाँ वो अपनी दोस्त शिवी से मिलती है। जिया, तुझे पता है कल मेरे बर्थडे पर मुझे क्या मिला? चल तू गेस करके बता क्या मिला होगा। मुझे क्या पता, तू इतना खुश है तो जरूर कुछ बढ़िया ही मिला होगा तुझे। वो तो है, देख मुझे क्या मिला, न्यू लेटेस्ट आईफोन 11। तुझे पता है कितना महंगा है ये? नहीं, मुझे नहीं पता, कितने का है? यार 50,000 से भी ज्यादा महंगा है ये, मेरे बीएफ ने दिया है। दिन बीतते जाते हैं और जिया अपने मन में भी आईफोन लेने की चाहत बना लेती है। ऐसे ही एक दिन वो बाजार से घर आ रही होती है, तभी सामने से आते हुए एक बहुत ही हैंडसम से लड़के विशाल से उसकी टक्कर हो जाती है। ओ मेंटल, देख के नहीं चल सकते क्या? ओ हेलो, आप देख के नहीं चल सकती क्या? जो खुद ने टक्कर मार दी और अब चिल्ला रही हो। एक्सक्यूज मी, गलती तुम्हारी है, तुम बिना देखे चले आ रहे थे और ऊपर से मुझ पर ही भड़क रहे हो। तुम लड़कियां ना होती ही ऐसी हो, अपनी गलती ना मानने वाली। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, सॉरी तुम ही बोलोगी। मैं और सॉरी बोलूं? हाँ, तुम जैसे लड़कों को मेरी जूती भी सॉरी ना बोले। इतने में विशाल का फोन बजता है और वो अपना आईफोन निकालता है। ये देखकर जिया के मन में लालच भर जाता है और वो उससे कहती है, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। आप सही कह रहे थे, मुझे ही देखकर चलना चाहिए था। कोई बात नहीं, इट्स ओके, शायद मेरा भी ध्यान नहीं था। तो फिर फ्रेंड्स? हाँ जी, क्यों नहीं। वक्त बीतता जाता है। दोनों दिन में रात में एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। जिया विशाल को अपने झूठे प्रेम जाल में फंसा लेती है। ऐसे ही एक दिन जिया विशाल को मिलने एक पार्क में बुलाती है। विशाल, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। आई रियली लव यू। क्या सच जिया? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू टू। विशाल, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाई हूँ। विशाल जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेता है। जिया भी उसे अपने पर्स से निकालकर एक रिंग पहना देती है। जैसे ही विशाल आंखें खोलता है और वो रिंग देखता है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है, वाओ जिया, कितनी प्यारी रिंग है। थैंक यू एंड सॉरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाया। अरे कोई बात नहीं जानू, कुछ नहीं लाए तो क्या हुआ, तुम आए हो तही बहुत है मेरे लिए। नहीं नहीं जिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अभी बोलो तुम क्या चाहिए तुम्हें, मैं अभी दिला देता हूँ। अच्छा, अब तुम इतना जिद कर रहे हो तो मुझे न्यू आईफोन दिला दो। विशाल जिया को आईफोन दिला देता है और कुछ दिन बाद जिया विशाल से अपने सारे कॉन्टैक्ट्स बंद कर लेती है और आईफोन लेकर रफू चक्कर हो जाती है। समय यूं ही बीतता जाता है। एक दिन रिया शॉपिंग मॉल में आई होती है। वो जैसे ही शॉपिंग करके बाहर निकल रही होती है, दो चोर बाइक पर होते हैं जो कि रिया का पर्स लेकर भाग जाते हैं। जिया उनका पीछा करती है। तभी एक ध्रुव नाम का लड़का उन चोरों को पकड़कर जिया का पर्स उसे वापस देता है। ओह थैंक यू, आपने मेरा पर्स बचा लिया, इसमें मेरा आईफोन था। अरे कोई बात नहीं, आपकी जगह कोई और होता तब भी मैं उसकी ऐसे ही हेल्प करता। फिर भी आपने मेरी मदद की, उसके लिए अगेन थैंक यू। अरे इट्स ओके बाबा। बाय द वे माय नेम इज ध्रुव एंड आपका? माई सेल्फ जिया। वाओ, बहुत ही प्यारा नाम है आपका। थैंक्स। अगर बुरा न लगे तो आप मुझे अपना फोन नंबर दे सकते हैं? जी बिल्कुल, 22390168, तो यही है मेरा नंबर। वैसे यू कैन कॉल मी एनी टाइम। ऐसे ही उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। जिया को ध्रुव से सच्चा वाला प्यार हो जाता है और वो उसे अपने दिल की बात बताती है।
दोनों की बातों और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है और एक दिन जिया ध्रुव से मिलने जाती है, जहां ध्रुव उसे कहता है, जिया, आई लव यू यार। मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहता हूँ। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? हाँ ध्रुव, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं तुमसे शादी करूँगी। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। दोनों अपने परिवार वालों को अपने रिश्ते के बारे में बता देते हैं और दोनों घर वालों की रजामंदी से वो दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। जिया अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाती है। ऐसे ही एक दिन जिया फोन पर बात कर रही होती है कि उसके हाथ से फोन छूट जाता है और गिरकर टूट जाता है। माँ जी, मुझे फोन चाहिए, मेरा फोन टूट गया। अब मैं ध्रुव से और बाकी सबसे बात कैसे करूँगी? ठीक है, जाकर नया फोन लिया, ये ले पैसे। माँ जी, इतने से पैसों में तो घर का डब्बा भी नहीं आएगा। मुझे ना लेटेस्ट आईफोन चाहिए। अरे इतना महंगा फोन लेकर क्या करेगी तू? अरे कोई भी सस्ता फोन ले ले, बात ही तो करनी है तुझे। नहीं माँ जी, मुझे कोई भी ऐरा गैरा नथु खैरा फोन नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तो बस आईफोन ही चाहिए। पैसे कौन से पेड़ पे लगे होते हैं जो तोड़ा और फोन ले लिया? लेना है तो सस्ता सा ले ले, वरना बैठी रह। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। जिया से फोन के बिना अब और नहीं रहा जाता। अपनी सास के कमरे की तिजोरी से सारे गहने लेकर अगले दिन सुनार को बेच देती है और उन पैसों से आईफोन 12 खरीद लेती है। ऐसे ही जिया शाम के वक्त आराम से बैठकर अपना आईफोन चला रही होती है कि तभी ध्रुव उसके हाथों में इतना महंगा फोन देखकर उससे पूछता है, अरे ये आईफोन तुमने कहाँ से खरीदा? मैंने तो कोई पैसे नहीं दिए तुम्हें। तो क्या करती? तुम्हारे दिलाने का वेट करती क्या? ले लिया मैंने, जैसे भी लेना था मुझे। हाँ, तो वही जानना चाहता हूँ, लिया कैसे? बहुत सिंपल है। माँ जी की तिजोरी खोली, उसमें से गहने निकाले, उनको जाकर सुनार के पास बेच दिया और ले लिया अपने लिए आईफोन। देखो। क्या तुमने माँ के गहने बेच दिए? वो भी शायद उन्हें बिना बताए? इतने में जिया की सास सुषमा वहाँ आ जाती है और कहती है, क्या हुआ? अरे क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? माँ, इसने आपकी तिजोरी के सारे गहने बेच दिए, वो भी आपसे बिना पूछे। क्या बहू, ये तूने क्या किया? गहने बेच दिए अपने? अरे कलमुही नास पीटी, मैं तेरे लिए इतना परेशान हूँ और तू ये गहने बेचकर खा गई। हाँ तो क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो आप दोनों मेरे ऊपर? अरे गहने ही तो बेचे हैं। कौन सा आपका घर बेच दिया या आपको बेच दिया मैंने? ध्रुव जिया को जलील करके अपने घर से निकाल देता है। दिन बीतते जाते हैं। जिया अपने मायके में रहने लगती है, पर ध्रुव के बिना उसका मन नहीं लगता। साथ ही उसे अपनी गलती का भी एहसास होता है कि उसके महंगे फोन की डिमांड की वजह से बाकी सभी लोगों को कितनी तकलीफ हुई है। वो पछतावे भरा मन लेकर अपने ससुराल वापस जाती है। ध्रुव, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहू, अगर तुझे सच में अपनी गलतियों का एहसास हो गया है तो ये अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रहे आगे से ऐसा कुछ मत करना। जिया आंखों में आंसू लिए ध्रुव को अपने गले लगा लेती है और वापस से अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभालती है और दोबारा कभी भी किसी महंगे फोन की डिमांड नहीं करती। जिसके बाद सभी मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। विक्रम लंदन के ब्रिज पर बर्फबारी के बीच में तेज रफ्तार से भागता जा रहा था कि तभी सामने से आती हुई एक तेज कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो वही ब्रिज पर ही गिर जाता है। साथ ही दर्द भरी आवाज से वो कहता है, सिया, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, तुम्हें मुझसे मिलना ही होगा। इतना कहकर उसकी आंखें बंद हो जाती है और वो अपनी बीती यादों में खो जाता है। अरे यार, कैसा है तू और कहाँ जा रहा है इतना बन ठन कर? अरे यार, आज मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है तो मैं उसे सरप्राइज देने जा रहा हूँ। विक्रम वहाँ से कॉलेज के ग्राउंड में चला जाता है, जहाँ उसे एक गिटार की मीठी सी धुन सुनाई देती है
और उस आवाज का पीछा करते करते वो एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सी लड़की सिया के पास पहुंच जाता है, जो कि गिटार बजा रही थी। वो जैसे ही उसके पास जाने की कोशिश करता है, वो गिटार लेकर वहाँ से चली जाती है। हे रुको। इतने में विक्रम का दोस्त सनी वहाँ आता है और बोलता है, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है अकेले? कुछ नहीं, बस ऐसे ही आया था। अच्छा चल, सब दोस्त तुझे बुला रहे हैं, आजा लंच करते हैं। हाँ चल। सभी दोस्तों के साथ विक्रम कैंटीन में बैठकर लंच कर रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक बार फिर से सिया पर पड़ जाती है और वो उसे देखता ही रहता है। ओए विक्रम, अबे खाना तो खा ले यार, किसे ताड़ रहा है? समय गुजरता जाता है और ऐसे ही एक दिन विक्रम ग्राउंड में बैठकर सिया को याद ही कर रहा होता है कि तभी सिया अपना गिटार बैग लेकर वहाँ आ जाती है और गिटार बजाते हुए बहुत ही मधुर सा गाना गाती है। All I ever really need is your love. Nothing I could say would ever be enough. Stay a little longer with me, baby. Stay a little longer with me. वाओ, कितना अच्छा गाना है ये। कौन गा रहा है? ये तो वही गिटार की धुन है जो मैंने उस दिन सुनी थी, और ये आवाज भी यहीं से आ रही है। विक्रम उठकर अपने आसपास देखता है कि तभी उसे सिया नजर आती है। वो उसकी तरफ जा रहा होता है, लेकिन उसके कदम अचानक से रुक जाते हैं। मगर सिया उसे नोटिस कर लेती है और उसके पास आकर बोलती है, मैं देख रही हूँ तुम काफी टाइम से मुझे नोटिस कर रहे हो। मैंने कल कैंटीन में भी तुम्हें देख लिया था। वो आपका एक्चुअली मैंने आपका सॉन्ग सुना और आप गिटार भी बहुत अच्छा बजाती हैं। आई रियली लाइक इट। थैंक यू सो मच। क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? श्योर। ऐसे ही एक दिन कॉलेज में एक इवेंट होता है जहां सभी स्टूडेंट्स किसी ग्रुप का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो टाइम पर नहीं आ पाता और स्टूडेंट्स वेट करते हुए गुस्से से वहां से आने लगते हैं। साथ ही विक्रम, जो कि इस इवेंट को होस्ट कर रहा था, उस पर अंडे और टमाटर की बारिश करते हैं। तभी विक्रम सीधे बैक स्टेज चला जाता है और सिया भी उसके पीछे पीछे आती है। ऐसे में विक्रम उससे बोलता है, सिया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, वो ग्रुप भी नहीं आया, अब मैं क्या करूँगा? मैं क्या बताऊँ तुम्हें विक्रम, इतनी सारी ऑडियंस वेट कर रही है। जल्दी कुछ नहीं किया तो स्टूडेंट पता नहीं क्या क्या फेंक कर मारेंगे। यही तो टेंशन वाली बात है। सिया, मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है। तो जल्दी बताओ ना, क्या आइडिया है तुम्हारे पास? अब सिर्फ तुम ही संभाल सकती हो इसे। तुम स्टेज पर अपना गिटार बजाकर गाना गाओ ना, ये स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। नहीं विक्रम, ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं ये नहीं कर सकती। You have to do it, सिया, तुम्हें करना ही होगा। तुम्हारा पैशन है ना ये, आज कर दो सिया, प्लीज। विक्रम की बात सुनकर सिया स्टेज पर जाकर गिटार लेकर गाना शुरू करती है। सभी को उसका गाना इतना ज्यादा पसंद आता है कि स्टूडेंट्स मिलकर अपने अपने फोन्स की टॉर्च ऑन करके हाथ हिलाते हुए उसका गाना गुनगुनाने लगते हैं। यहाँ तक कि कुछ स्टूडेंट्स तो सिया की वीडियो बनाकर भी अपलोड कर देते हैं। इवेंट खत्म होने के बाद सभी सिया की बहुत तारीफें करते हैं, जिस पर सिया विक्रम के पास जाकर उससे कहती है, थैंक यू सो मच विक्रम, आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं इतने सारे लोगों के सामने गाना गा पाई हूँ। अरे इसमें थैंक यू कहने वाली कोई बात नहीं है, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। विक्रम, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ, पर तुम्हें कैसे बताऊँ समझ नहीं आता। कहाँ खो गई तुम? कहीं नहीं, आज शाम 6 बजे तुम मुझे मिलना, मैं तुम्हारा वेट करूँगी। शाम को विक्रम उससे मिलता है तो वो उसे एक क्लब में ले जाती है और बोलती है, विक्रम, I have a surprise for you। कैसा सरप्राइज? इतना कहकर सिया एक चेयर पर गिटार लेकर बैठ जाती है और प्यार भरी नजरों से उसे देखकर बोलती है, This song dedicate to my love, विक्रम। रहना तो पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक साथ, सीने से तेरे सर को लगा के सुनती मैं रहूं नाम अपना। आई लव यू टू सिया। विक्रम सिया से शादी की बात करने ही वाला होता है कि अचानक सिया को एक कॉल आता है, जिसमें उसके कॉलेज इवेंट की वायरल वीडियो देखकर लंदन की एक म्यूजिक कंपनी उसे इवेंट करने के लिए ऑफर देती है, जिसके लिए वो तुरंत हाँ बोल देती है और खुश होकर विक्रम को सब बताती है।
इससे विक्रम थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। अगले दिन विक्रम लेक के पास सिया का इंतजार कर रहा था कि तभी उसके फोन की रिंग बजती है। जैसे ही वो फोन अपनी पॉकेट से निकालता है तो उसका फोन उसके हाथ से फिसलकर पानी में गिर जाता है। जैसे तैसे करके वो पानी से अपना फोन निकालता है और फोन को चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन नहीं चलता और वो सिया का वहीं पर ही इंतजार करता रहता है, लेकिन सिया वहाँ पर नहीं आती। इसी तरह 1 महीना बीत जाता है। ऐसे ही एक दिन विक्रम अपने दोस्त सनी से बात करते हुए कहता है, यार सिया अभी तक क्यों नहीं आई मेरे पास? इतना टाइम हो गया। चली गई तुझे अपने करियर के लिए छोड़कर। अब इसी में समझदारी है कि तू अपने करियर पे ध्यान दे। दोनों दोस्त अपने करियर के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जिसके लिए सनी लंदन चला जाता है और कुछ ही सालों के बाद विक्रम को एक वीडियो सेंड करता है जिसमें सिया अपना गिटार लेकर म्यूजिक इवेंट कर रही होती है। ये देखते ही विक्रम अपने दोस्त को फोन करके बोलता है, ये कौन सी जगह है? प्लीज मुझे एक बार सिया से मिलवा दे। अरे ये लंदन में ही है, तू बस यहाँ आ जा, मैं तुझे सिया से मिलवा दूंगा। अपने दोस्त सनी की बात सुनकर विक्रम बिना देर किए सीधा लंदन चला जाता है और अपने दोस्त को सिया के पास ले जाने के लिए कहता है, पर किसी जरूरी काम की वजह से सनी तो उसके साथ नहीं जा पाता, लेकिन विक्रम को उस इवेंट का एड्रेस दे देता है। एड्रेस मिलते ही विक्रम तुरंत अपनी सिया से मिलने के लिए निकल जाता है, लेकिन आखिरी वक्त में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। मगर उसके बावजूद भी वो भागता हुआ सिया के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन लंदन ब्रिज पर पहुंचकर उसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ ही देर के बाद उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है। विक्रम तुरंत उठता है और फिर से वहाँ से भागकर सीधा उस क्लब में पहुँचता है जहाँ सिया अपना गिटार लेकर निकलने ही वाली होती है, लेकिन अचानक से विक्रम उसके सामने आकर उससे कहता है, क्यों सिया, क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया? बहुत प्यार किया था मैंने तुमसे और तुम मुझे यूं छोड़कर चली गई। विक्रम, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि तुम उस दिन आए ही नहीं। मैंने तुम्हें मैसेज भी किया था, मैं एयरपोर्ट पर तुम्हारा इंतजार करती रही। मैसेज? कौन सा मैसेज? मुझे कोई मैसेज नहीं मिला तुम्हारा। ओह नो, उसी वक्त मेरा फोन पानी में गिर गया था और मैंने यही समझा कि तुम मुझे छोड़कर चली गई। सिया, मुझे माफ कर दो। नहीं विक्रम, तुम माफी मत मांगो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। ये सब तो हमारी किस्मत में लिखा था, लेकिन अब तो हम मिल गए हैं ना। अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मैं भी तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा सिया। इस तरह वो दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो वहीं वहाँ खड़े हुए सभी लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं और फाइनली विक्रम और सिया के सच्चे प्यार की जीत होती है, जिसके बाद वो दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते हैं और एक दूसरे से शादी करके अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगते हैं। रियाना एक बहुत ही गुस्सेल किस्म की लड़की थी। उसको जब भी किसी बात पर गुस्सा आता था, वो आसपास पड़ा कोई भी सामान उठाकर तोड़ फोड़ करना शुरू कर देती थी। उसके परिवार में उसके पिता विनोद शर्मा और माँ सुमन देवी रहा करते थे और उसके माता पिता उसकी इस आदत से बहुत ही ज्यादा परेशान थे। ऐसे ही एक दिन रियाना अपने बॉयफ्रेंड दीपक के साथ घूमने जाती है। दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छे से एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं, लेकिन घर आते टाइम दीपक रियाना से कहता है, आज बहुत एंजॉय किया ना हमने। हाँ, एंजॉय तो बहुत किया और तुमने इतनी सारी शॉपिंग भी तो करवाई है। हाँ, तो अब मुझे भी मेरा गिफ्ट दो। गिफ्ट? मजाक कर रहे हो क्या? मैंने आज तक तुम्हें कभी गिफ्ट दिया है जो अब दूंगी? जो आज तक नहीं वो अब करो। क्लियर बोलो ना, क्या चाहिए? जानू, बस एक प्यारी सी किस्सी दे दो। क्या? होश में तो हो ना? प्लीज यार, बॉयफ्रेंड हो तुम्हारा, इतना तो कर सकती हो मेरे लिए। देखो, अगर तुमने एक और बार बोला ना कि किस चाहिए तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा, सर फोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। नहीं यार, आज तो तुम्हें किस्सी देनी ही पड़ेगी। तुम ऐसे नहीं मानोगे मतलब। रियाना बैग से अपना फोन निकालकर घूम के दीपक के सर पर मारती है। फोन वहीं पर गिरकर टूट जाता है और रियाना वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। बेचारा दीपक वहीं अपना सर पकड़कर बैठ जाता है और बोलता है, हे भगवान, ये तोड़ू फोड़ू लड़की ही लिखी थी क्या मेरे किस्मत में?
पता नहीं शादी के बाद मेरा क्या हाल करेगी। लगता है मुझे अपना इंश्योरेंस करवा ही लेना चाहिए, फायदे में रहूंगा। कम से कम तोड़ फोड़ का फायदा तो होगा। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। रियाना का ज्यादातर वक्त घर की चीजों की तोड़ फोड़ में ही गुजर जाता है। एक दिन रियाना अपने घर वालों को दीपक के बारे में बता देती है और कुछ ही समय बाद दीपक अपनी विधवा माँ कामिनी देवी के साथ रियाना के घर शादी की बात करने आता है। दोनों परिवार वाले आपसी सहमति से रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ ही महीनों बाद बड़ी ही धूमधाम से उन दोनों की शादी करवा देते हैं। ससुराल में रियाना का गृह प्रवेश होता है, जहां वो कलश को पैर से मारती है और कलश सीधा जाकर उसकी सास के माथे पर लगता है और दीपक मन ही मन कहता है, लो कर लिया उद्घाटन मैडम जी ने। माँ जी माफ कर दीजिए, वो गलती से जोर से किक लग गई मुझसे। अरे डायन, अरे नाज पीटी सत्यानाश हो तेरा। अरे आते ही सर फोड़ दिया मेरा, आगे ना जाने क्या क्या तोड़ेगी फोड़ेगी मेरा। नहीं माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, सच में गलती से हो गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। हाँ, अरे गलती से जान ले ले किसी की, कलमुही कहीं की। ऐसे ही कुछ देर बाद उनकी सुहाग रात का समय आता है। रियाना घूंघट ओढ़कर बैठी होती है। तभी दीपक हाथों में दूध का गिलास लिए आता है। दीपक को देख रियाना खुद ही अपना घूंघट उठा देती है। ये सब देखकर दीपक बोलता है, इतनी जल्दी थी कि खुद ही उठा लिया घूंघट। ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ या सुहागरात पे मेरे लिए क्या तोहफा लाए हो? अब क्या करूं? अगर बोला कि नहीं लाया तब तो कुछ ना कुछ जरूर तोड़ देगी। देखो दीपक, तुम्हें मेरी कसम है, झूठ मत बोलना, कसम है मेरी। यार ये कसम वसम मत दिया करो। लाए हो या नहीं बस ये बताओ। कल पक्का ला दूंगा ना, अब तो मान जाओ बेबी। क्या कहा? नहीं लाए? अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। बेबी क्या कर रही हो, छोड़ दो। तभी कामिनी उनके रूम से होकर गुजर रही होती है और उनकी आवाजें सुनकर मन ही मन कहती है, आजकल के बच्चों को जरा भी शर्म नहीं है। कामिनी वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और अपने गुस्से और हरकतों से मजबूर रियाना रोज ही कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ करती रहती थी, जिसके चलते उसकी सास कामिनी उसे खरी खोटी सुनाती रहती थी, पर रियाना के कान पर जूं तक नहीं रेंगती थी। ऐसे ही एक सुबह रियाना सुबह देर तक सो रही होती है, जिसे देखकर कामिनी को बहुत गुस्सा आता है और वो पानी का भरा ग्लास रियाना के चेहरे पर डाल देती है। रियाना गुस्से से उठकर बैठ जाती है और उसके साइड में रखा एक पोट उठाकर पटक देती है, जिससे उसकी सास गुस्से से बोलती है, आए हाय, क्यों तेरा बाप दिया था क्या दहेज में जो इतना तोड़ दिया? पहले तो ये बताइए कि आपने मुझ पर पानी क्यों डाला, और दूसरा ये कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा के बारे में बोलने की? बोलूंगी, बार बार बोलूंगी। अरे जब जब सामान तोड़ेगी तब तब बोलूंगी। क्या करेगी बोल? माँ जी कुछ भी बोल लिए सब बर्दाश्त है, लेकिन मेरे मम्मी पापा के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। ले सुन, तेरा बाप दिया है क्या जो बार बार तोड़ फोड़ करती रहती है मेरे घर में? तो लो फिर। रियाना टेबल पर रखा जग उठाकर सीधा टीवी पर मारती है और टीवी फोड़ देती है और गुस्से से कहती है, अब ठीक है माँ जी, समझ आ गया, या कुछ और कलाकारी करूँ? सत्यानाशी, अरे सत्यानाश हो जाए तेरा। अरे प्लास्टिक के कीड़े मकोड़े पड़े तेरे, इतना महंगा एलईडी तोड़ दिया मेरा। माँ जी अभी तो मैंने ना एलईडी तोड़ा है, लेकिन अगर ज्यादा गुस्सा दिलाया ना तो देखना सब कुछ तोड़ दूंगी। ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन दीपक अपनी पत्नी के लिए एक गिफ्ट भेजता है, लेकिन वो गिफ्ट कामिनी ले लेती है और उसको जब खोलती है तो उसमें से एक सोने का हार निकलता है। तभी वहाँ रियाना आ जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी ये मेरा हार है, दीपक ने मेरे लिए भेजा है। तो क्या करूँ? अरे पहले मुझे मिला है तो ये मेरा हो गया। माँ जी जो मेरा है वो मेरा है, और जो मेरा होता है ना वो मैं किसी को नहीं देती।
अरे निकल, बड़ी आई मेरे सामने बनने वाली। माँ जी शराफत से हार मुझे दे दो। नहीं दूंगी, और जा जो मर्जी कर ले। माँ जी मैंने कहा ना मुझे गुस्सा मत दिलाओ, कहीं ऐसा न हो कि आज मेरे हाथों से खून हो जाए। रियाना को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो कामिनी को जोरदार धक्का मारती है, जिससे उसकी सास का सर पास ही रखे टेबल के कोने से जा लगता है और वो खून से लथपथ हो जाती है, साथ ही वहीं पर बेहोश हो जाती है। रियाना अपनी सास की हालत देखकर घबरा जाती है और तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। कुछ देर बाद दीपक वहाँ आता है और रियाना से कहता है, सुनो, माँ कैसी हैं अब? दीपक, डॉक्टर माँ जी का इलाज कर रहे हैं। ये सब कैसे हुआ? रियाना रोते हुए दीपक को पूरी बात बताती है, जिसे सुनकर वो गुस्से से तिलमिला जाता है और रियाना को एक जोरदार तमाचा जड़ देता है। तभी वहाँ डॉक्टर आते हैं। देखिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है, सब ठीक है, ज्यादा चोट नहीं लगी है इनको और उन्हें होश आ गया है, आप मिल सकते हो। वो दोनों कामिनी से मिलने उसके वार्ड में जाते हैं, जहाँ रियाना अपनी सास से माफी मांगती है और कामिनी भी उसे माफ कर देती है, जिसके बाद रियाना अपना गुस्सा छोड़ देती है और सबके साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगती है। साथ ही अपने आस पड़ोस की चीजों को भी तोड़ने की जगह उन्हें संवारना शुरू कर देती है। ये सब देखकर कामिनी और दीपक को बहुत खुशी होती है, जिसके बाद वो सभी मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। अनामिका एक बहुत ही समझदार और अपने घर का सारा काम करने वाली एक मेहनती लड़की थी। उसकी उम्र शादी की हो चुकी थी। उसकी माँ निर्मला और पिता प्रभुनाथ अपनी गरीबी के कारण उसकी जल्द से जल्द शादी करवाना चाहते थे। उन्होंने अनमोल नाम के एक लड़के से अपनी बेटी अनामिका का रिश्ता पक्का कर दिया था, जिसकी माँ कामिनी बहुत ही खड़ूस और पिता हेमंत बहुत ही निष्ठावादी व्यक्ति थे। कुछ ही दिनों में उनकी शादी का दिन आ जाता है और पूरे घर में चहल पहल मची होती है। अरे जल्दी कीजिए, बारात कभी भी आती होगी। हाँ हाँ भाग्यवान, तुम जाकर तो देखो कि तुम्हारी बेटी तैयार हुई कि नहीं। जी वो तैयार है। तभी घर के दरवाजे पर नाचती गाती बारात आ जाती है। प्रभुनाथ बारातियों का स्वागत करता है, लेकिन जैसे ही अनमोल अपने कदम उस घर के अंदर रखता है तो उसका सेहरा अचानक से टूटकर नीचे गिर जाता है। हाय हाय, ये क्या अपशगुन हो गया। अरे नहीं नहीं बहन जी, ये कोई अपशगुन नहीं है। अरे ये तो बहुत बड़ा शगुन है। आइए आइए, आप अंदर आइए। अरे हाँ भाई, तुम बिना जाने क्या लेकर बैठ गई। ये सब कुछ नहीं होता। चलो चलो सब अंदर चलो, खाओ पियो मौज करो। सभी बाराती अंदर आ जाते हैं और कुछ ही समय बाद उनकी शादी बिना किसी विघ्न के हो जाती है। अनामिका का गृह प्रवेश शुरू होता है। उसकी सास उसे कलश पर पैर मार महावर से भरी थाली में पैर रखकर घर में अपना प्रवेश करने को कहती है। अनामिका कलश को गिराकर थाली में पैर रखती है, लेकिन जैसे ही वो थाली से पैर बाहर निकालती है वो बहुत ही बुरी तरह से फिसलकर नीचे गिर जाती है। हाय, अरे कैसे अपशगुन तरीके से मेरे बेटे का ब्याह हो रहा है। पहले सहरा और अब ये बहू। अरे उठ जा अब, और कितना बुरा करवाएगी। अरे भाग्यवान, थोड़ा तो लिहाज करो। बहू गिर गई है, उसे उठाने की जगह तुम ताने दे रही हो। इस तरह जैसे तैसे उसका गृह प्रवेश हो जाता है। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ बहुत ही सही रहता है, लेकिन जब भी अनामिका कोई काम करती तो उससे कुछ न कुछ गलती जरूर हो जाती थी। ऐसे ही एक दिन उनके घर में बिल्ली आ जाती है, जिसे अनामिका कटोरी में डालकर दूध पिला देती है। धीरे धीरे कामिनी के दिल में अनामिका को लेकर अपशगुनी का वहम बैठ जाता है। अगली सुबह जब उसकी सास छत पर जाती है तो देखती है कि वो बिल्ली जिसे अनामिका ने दूध पिलाया था वो वहीं
छत पर मरी पड़ी है। ऐसे ही एक दिन प्रभुनाथ घर के लिए सब्जी लेने बाजार जा रहा होता है कि तभी रास्ते में अचानक तेज रफ्तार से आ रही एक गाड़ी से उसे ठोकर मारकर चली जाती है। जब उसके सभी घर वालों को इसकी खबर मिलती है तो वो लोग उसका इलाज करवाकर घर ले जाते हैं। हे भगवान, ऐसा आज तक नहीं हुआ मेरे घर में, और आज आपके साथ इतना कुछ हो गया। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीती? माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, पापा जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, एकदम पहले जैसे। अरे हट, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। जब से तू मेरे घर में आई है, मनुष्यत ही फैला रखी है। पता नहीं कौन सी अशुभ घड़ी में पैदा हुई है तू। अरे बस भी करो, ये सब उसकी गलती नहीं है। अच्छा बुरा सब ऊपर वाले का खेल है, और बहू थोड़ी ना मेरे साथ थी जो तुम उसकी गलती निकाल रही हो। वक्त बीतता जाता है। अनामिका की सास उससे नफरत करने लगती है और बात बात पर उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन अनामिका अपने घर में एक बाबा को बुलाती है ताकि वो उसके घर में शांति बनाए रखने के लिए पूजा अर्चना करे। बाबा अपने हाथों में गंगा जल से भरा कमंडल लिए आते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवी, क्या समस्या है तुम्हारी? अरे मेरे बाबा जी, मैं क्या क्या दुख बयां करूं। मेरी वो बहू जब से मेरे घर में आई है तब से कुछ न कुछ अकाल मेरे घर में पड़ ही जाता है। माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ, मानती हूँ कि मेरे हाथों से हुआ काम काफी बार असफल हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इस घर में आज तक जो भी बुरा हुआ उन सब की वजह मैं ही हूँ। चुप कर मूर्ख औरत, बीच में ना बोल। तुझे तो मैं देखते ही समझ गया था कि तू क्या है। सुन कन्या, मुझे महसूस हो रहा है तेरे घर में बहुत बुरा हो रहा है, और ये सब तेरी इस बहू की वजह से हो रहा है। ये अपशगुनी है, अपशगुनी। क्या बाबा जी, ऐसा है क्या? अरे मुझे मालूम होता कि ये इतनी बड़ी अपशगुनी है तो मैं इसको अपने घर की बहू कभी नहीं बनाती। तभी वहाँ उसका पति और ससुर आ जाते हैं जो अपनी माँ को इतने गुस्से में देखकर उनसे सारी बात पूछते हैं। तो वो कहती है, अरे ये जो तुम्हारी बहू है ना, अपशगुनी है। ये अपशगुनी हमारे घर के लिए तुम शायद जानते नहीं हो। इसकी वजह से आजकल घर में कितना बुरा बुरा हो रहा है। अरे तुम फिर शुरू हो गई। अरे मैंने तुम्हें उस दिन समझाया तो था कि इसकी वजह से कुछ नहीं हुआ। अरे तुम तो मेरी बात मानोगे नहीं, तुमसे तो बोलना ही बेकार है। लेकिन मैं इस लड़की को इस घर में और नहीं झेल सकती। निकल यहाँ से मेरे घर से। माँ रुको, ये मेरी बीवी है, आप इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप इन सब बातों पे विश्वास क्यों कर रहे हैं? ये बकवास है ये सब। अरे कन्या, अपने पुत्र को समझाओ जरा, ये हमें ढोंगी समझता है। अरे पुत्र, तू नहीं जानता ये औरत कितनी बड़ी अपशगुनी है। ये तेरे खानदान को बर्बाद कर देगी। बाबा जी, पहले तो आप मेरे घर से दफा हो जाइए। तुम्हारे जैसे ढोंगियों को मैं दिन रात देखता हूँ। पैसों के लिए किसी का घर बर्बाद कर देते हो। मेरे घर से निकल जाओ, वरना पुलिस को बुलाकर जेल में बंद करवा दूंगा। वो बाबा वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। अरे जरा सोचो, अगर ये सब इसकी वजह से होता तो क्या मैं जिंदा होता? नहीं ना। आज इतना तंदुरुस्त खड़ा हूँ वो सिर्फ इसकी वजह से। इसने मेरी इतनी देखभाल की कि मैं क्या बताऊँ तुम्हें। हाँ माँ, इसकी वजह से ही आज हमारे घर में खाने के लाले नहीं पड़े। तुम्हें पता है इसने मेरी कितनी मदद की है? मेरे ऑफिस के सारे गलत अकाउंट इसने सही किए हैं, वरना आज मेरी नौकरी चली जाती और हम बर्बाद हो जाते। मैं नहीं मानती। मत मानो, लेकिन तुम जानती हो कि मैं कितना बीमार था। अरे तुमने मेरी कोई सेवा नहीं की, ना ही तुमने मुझसे कभी हालचाल पूछा। वो सब इसने देखा और तुम उन बाबाओं के चक्कर में लगी रही। और हाँ माँ, वो बिल्ली उस दिन बेकार दूध पीने की वजह से मरी थी, और वो मंदिर की ज्योति ना तेज हवा से बुझी थी, और भी बहुत सारी चीजें जो प्रैक्टिकली हुई थी। आपने उसे अपशगुन का नाम दे दिया। माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने हमेशा आपसे और इस परिवार से बहुत प्यार किया है। मैं कभी भी आप सबका बुरा नहीं सोच सकती।
सभी की बातें सुनने के बाद कामिनी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी गलती स्वीकार करके अनामिका से माफी मांग लेती है और साथ ही उसे प्यार से अपने गले लगा लेती है। इतना ही नहीं, उसे अपनी बहू होने का पूरा सम्मान भी देने लगती है और साथ ही अपने दिल से हमेशा के लिए शगुन अपशगुन की भावना को निकाल देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।